हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर है। ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन नंबर ए है समावेशी शिक्षा, बी है पृथक्करण, सी है मुख्य शिक्षण, डी है एकीकृत शिक्षा। तो 2009 किसकी वकालत करता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, समावेशी शिक्षा का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य धारा शिक्षा, बी है विशेष शिक्षा, सी है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, डी है समावेशी शिक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, समावेशी शिक्षा। तीसरा देखते हैं हम लोग। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चे को बढ़ावा दे। बी है वह विद्यालयों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। ये तो नहीं होगा क्योंकि आप प्राथमिक शिक्षा में अनदेखी कर ही नहीं सकते हैं। सी है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। डी है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का समान सम्मान करती है। चौथा है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कब सीखते हैं? जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो याद करना तो गलत है, सीटेट में याद करना रटना जहां जाए वो गलत है। बी है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। सी है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। डी है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित करना भी इसमें गलत होगा, नकल करना भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, हतोत्साहित गलत है। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी गलत है। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये आंसर राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, बी है निर्देश एवं संचालन, सी है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, डी है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो अधिगम घटित होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित हो? तो कंठस्थीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग रटाएंगे नहीं। कंठस्थीकरण रटना नकल करना जहां आ जाए वो गलत है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? ए है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं, तो इसका डी हो जाएगा। बी है अधिगम। अधिगम से क्या होता है? तो इसका होगा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो इसका बी हो जाएगा। बी का ए होगा, बी का ए होगा। तो आइए यहां से हम लोग मिलाते हैं। पहले का डी किस में दिया है? ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। और फिर दूसरे का ए किस में दिया है? ए वाले में दिया है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारा ए आंसर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, नहीं, ये गलत है। अधिगम का एक भाग है तथा उनमें विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये भी गलत है। डी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे लापरवाह हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बी है केवल नंबरों में संदर्भित करना चाहिए, तो ये तो गलत है। सी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है। डी है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है मूल्यांकन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। सी है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। डी है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगला देखते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास है, तब विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं कि उन्हें सीखने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास करना बंद कर देते हैं। बी है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। सी है किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते। डी है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। अगला देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो ए है पाठ्यवश पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देना। बी है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो कंठस्थीकरण जहां होगा वो तो गलत होगा, ये तो पहले ही हमने आप लोगों को बताया है। सी है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो सी इसका आंसर एकदम सही है। अगला देखते हैं हम लोग। वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, परंपरागत विधि का, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। बी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। सी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। डी है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट होगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम सबसे पहले परिवार होता है, फिर पास पड़ोस होता है, तब जाकर विद्यालय होता है। अगला देखते हैं हम लोग। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बी है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। सी है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। डी है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा
कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला देखते हैं हम लोग। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, न ही एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, न एक आर्थिक अवधारणा है, न ही जैविक निर्धारण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? व्यापक आयाम की सही पहचान करता है। ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। बी है शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सी है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। डी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक जो होते हैं वो विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कराता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बी है बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। सी है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। डी है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में? तो ये तो गलत होगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे निष्क्रिय कैसे रहेंगे? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में? तो बच्चे खाली स्लेट कभी नहीं होते। डी है छोटे वयस्कों के रूप में? यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो ये तो गलत होगा। अधिगम कभी निष्क्रिय गतिविधि हो ही नहीं सकती। एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर सही, इस वर्ड को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम लोग सही या फिर नहीं इस वर्ड को नहीं पकड़ते, इससे क्वेश्चन ज्यादा गलती हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो केवल शब्द जहां आ जाए वो तो पहले ही गलत हो जाता है। बी है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो ये भी गलत है। सी है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ये भी गलत है। डी है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला देखते हैं। चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से तक है, अधोगामी शीर्षगामी? नहीं, ये गलत होगा। बी है अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, स्थूल और सूक्ष्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति और डी है किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है।
कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। अगला देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बी है को उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एवं विशेष तरीकों से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। सी है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। डी है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से स्वयं करते हैं उन्हें लेव वाइगॉट्स्की व्यक्तिगत वार्ता करते हैं। अगला देखते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। होता है ना, जैसे कहते हैं ये चीज सिर्फ लड़के कर सकते हैं या फिर लड़कियां कर सकती हैं, तो इसे जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। अगला देखते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? गलत। उपेक्षा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। सी है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, तो ये सही है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। बी है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। सी है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। डी है यांत्रिक उद्देश्य। तो बी इसका राइट आंसर होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ये 30 क्वेश्चन थे, 2019 का है ये सीडीपी फर्स्ट पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये। कल हम लोग पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप लोग पेडागोजी को अच्छे से करेंगे तो 75 नंबर आप लोगों का पांचों सब्जेक्ट से क्लियर रहेगा। और बाकी आप लोगों को जो थ्योरी पढ़नी है उसको पढ़ते रहिए। आप लोगों का मतलब कितना 30 में से कितना आप लोगों ने सही किया, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।